नेक्स्ट चैप्टर इज ट्राइंगल्स। ठीक है, ये आपका जो 9th में हम पढ़ते हैं या 8th से हम ट्राइंगल्स पढ़ते आ रहे हैं, जो भी है उसकी कंटिन्यूएशन में ही है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो डिफरेंस है दैट इज़ सेम। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स का हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। तो इसमें देखो, आप यहाँ इन फिगर्स पे आते हैं। देखो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं जी। सिमिलर फिगर्स तो एक डिफरेंस इनमें जो है, दो वर्ड्स का डिफरेंस आप याद रखेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं, इसमें क्या होता है, हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, यानी कि मतलब सब कुछ आपका, सारी साइड्स बराबर होंगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे अगर एक मेरी ये ट्राइंगल है और यहाँ पे भी मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, अगर ये 6, 7, 8 कुछ ऐसी ले रहे हैं, 6, 7, 8 है, तो ये भी 6, 7, 8 की होंगी इसकी साइड्स। ठीक है, और क्या होगा, इसे दोबारा बना देता हूँ। क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि जो कॉन्ग्रुएंट आपके ट्राइंगल्स हैं, सपोज वो मेरी क्या थी, मेरी 6, 7, 8 कुछ इस टाइप की है, तो सेकंड जो ट्राइंगल जो उसके कॉन्ग्रुएंट होगी, उसके साइड्स भी 6, 7, 8 ही होंगी। ठीक है, एंगल्स भी सारे बराबर होंगे, ये एंगल भी बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो सकता है, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन आपका ये एंगल्स, तीनों एंगल्स बराबर आएंगे। तो तीनों साइड्स भी बराबर, तीनों एंगल्स भी बराबर। अगर हम सर्कल के केस में बात करते हैं तो रेडियस बराबर होनी चाहिए उसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। जैसे अगर इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो दूसरे कॉन्ग्रुएंट की 5 सेंटीमीटर ही रेडियस होगी। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं। जब भी हमारी दो वर्ड्स पे आप गौर कीजिएगा, दैट इज सेम शेप, सेम साइज। ठीक है, सेम शेप जो है वो किससे अचीव होती है। देखो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल किससे अचीव होगी, ट्राइंगल अचीव होगी आपकी एंगल से। अगर मेरे एंगल्स सेम होंगे तो मेरी सेम शेप आ जाएगी। अगर मेरी इस ट्राइंगल में सपोज 60, 70, आप लगा लो 50, 70, 80 कुछ इस टाइप के एंगल्स हैं, तो दूसरे के भी इतने ही होंगे एंगल्स मेरे, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, सेम शेप आ जाएगी। तो सेम शेप का क्या मतलब होता है कि मेरे इक्वल एंगल्स हैं, तभी मेरी शेप सेम आएगी। ठीक है, सेम साइज का क्या मतलब होता है, साइज कैसे है, अब 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो दूसरी उस साइड भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के 6 सेंटीमीटर है, तो सेम साइज का मतलब होता है इक्वल साइड्स। ठीक है, तो कोई भी फिगर, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक तो हमें शेप सेम चाहिए होती है और एक हमें साइज सेम चाहिए होता है। तो अब सेम शेप का हमारा टेक्निकल मतलब क्या कि अगर हमारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे तो दैट विड बी सेम शेप, और अगर हमारे इक्वल साइड्स आ जाएंगी तो हमारी सेम साइज भी आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तभी हमारा सब कुछ सेम बनता है। सिमिलर फिगर्स में मोर और लेस, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सिमिलर फिगर्स के अंदर आपका शेप तो देखो सेम रहेगी, क्योंकि अब एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के ही सिमिलर होगी, एक ट्राइंगल किसी क्या कहते हैं और चीज़ के सिमिलर तो हो नहीं सकती, तो एंगल्स तो हमारे इक्वल ही रहेंगे, शेप तो उसी से ही आएगी, इक्वल एंगल्स। ठीक है, क्योंकि आप कहो कि एक जगह मैं अगर एंगल इक्वल नहीं लेता तो एक जगह सिंपल ट्राइंगल बना दो और एक जगह राइट ट्राइंगल बना दो, तो ये तो नहीं हो सकती सिमिलर। ठीक है, तो ट्राइंगल्स को, एंगल्स को तो इक्वल रहना पड़ेगा जिससे हमारी सेम शेप अचीव हो जाए। लेकिन जो इसमें हमारा साइज़ है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाली फिगर्स में हमारे जो सर्कल्स हैं, एक इनर सर्कल है उसकी रेडियस अलग है, एक आउटर सर्कल है उसकी रेडियस अलग है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होते सर्कल्स तो दोनों की रेडियस सेम होती। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हैं स्क्वायर्स दिए हुए हैं दो,
ठीक है। तो स्क्वायर्स में क्या है कि एंगल्स तो सारे बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी साइड्स है वो बराबर नहीं है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसे अगर सपोज इसकी मेरी 4 सेंटीमीटर है और इसकी मेरी मे बी आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, डबल दिखने में नहीं है, जस्ट मैं वैसे ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि एंगल्स तो सेम है लेकिन साइड्स सेम नहीं है, तो साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है कि अगर ये यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 8 है। हालांकि स्क्वायर है तो एक ही साइड से बन जाता है, लेकिन कोई भी पॉलीगन में से जनरलाइज कर लेंगे हम, तो अगर आप 4/8 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो आप किसी भी साइड की अगर उठाएंगे तो 1/2 आ रही है रेशो। इसका क्या मतलब है, दोनों साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि रेशो सेम आ रही है ना। एक साइड इज ऑलवेज द ट्वाइस ऑफ अदर साइड, या कह सकते हैं वन साइड इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द बिगर साइड। तो इस टाइप से किसी ना किसी प्रोपोर्शन में होगा वो, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। सेम शेप साइज सेम नहीं होगा, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी साइड्स। प्रोपोर्शन, मेरे दिमाग से स्पेलिंग निकल गया, प्रो में कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल साइड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सिमिलर फिगर्स का केस। तो अब हमें इसका डिफरेंस क्लियर हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स का। तो नेक्स्ट देखो, जैसे ये ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स में क्या है, देखो साइड सपोज इधर 3 है, अब सपोज मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये कुछ भी लगा लो आप, 2 लगा लो, जो भी है। वैसे इक्विलेटरल दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंगल आपका 50 है, ये एंगल आपका 40 लगा लो, नहीं फिर 90 बनाना पड़ेगा मुझे, तो ये एंगल मैं 60 ले लेता हूँ, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली साइड क्या होगी, अगर 6 हुई, 3 × 2 6, ताकि इनकी प्रोपोर्शन सेम आए, तो 5 × 10 होना पड़ेगा इससे, और 2 × 2 4, ताकि तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। एंगल्स इक्वल रहेंगे, ये 50 रहेगा, ये 60 रहेगा, ये 70, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है जी। और सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का जैसे साइन क्या होता है, नीचे 2 = 2 लगते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है सिमिलरिटी का, ठीक है। अब इसमें जैसे ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, नीचे आप ट्रेपेजियम देख सकते हैं, वो भी सिमिलर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सेम शेप हमें दिख रही है, सब में साइड्स इसमें अगर गिवन होती है तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ऊपर स्क्वायर था, क्या स्क्वायर्स सारे जो हैं वो सिमिलर होंगे भाई? ऊपर स्क्वायर, जैसे मैं ट्राइंगल से शुरू करता हूँ, हमारे सामने ट्राइंगल है, क्या सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रही है मुझे, क्या सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगी? तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे ये 2 ही हैं, अंदर बाहर बनी है या राइट वाली बनी है, अगर ये 60 60 60 है तो ये भी 60 60 60 है, एंगल्स इक्वल हो गए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों है, साइड्स तो अलग हो सकती है ना। अब जैसे सपोज इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, तो रेशो देखो हर साइड की 3/4 ही आ रही है। किन्हीं भी 2 साइड्स को कंपेयर करो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, तो यस ये हमारी सिमिलर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे स्क्वायर हैं या जितने भी हमारी ट्राइंगल्स हैं, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं यानी रेगुलर फिगर्स हैं जो है ना, तो वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर हो गई हमारी। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेफ्ट में देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, सपोज ये ट्राइंगल की एग्जांपल ही लेता हूँ मैं, एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के सपोज कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इसमें इक्वल साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सिमिलर के लिए हमें क्या, इक्वल साइड्स और सिमिलर क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स चाहिए। तो अगर इक्वल साइड्स होगी मेरी, तो अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, जैसी मैं प्रोपोर्शन करूँगा 3/3 की तो 1 आएगी, 6/6 की भी तो 1 आ रही है, 5/5 की भी तो 1 आ रही है। तो इसका मतलब हर कॉन्ग्रुएंट फिगर तो
100% सिमिलर होगी, लेकिन सिमिलर जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सिर्फ जब 1 आ जाएगा आपका प्रोपोर्शन तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएगी, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ठीक है जी, तो जब तक आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मेरी साइड्स जो है 1 वाली प्रोपोर्शन में नहीं आएंगी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी सिमिलर वाली। ठीक है, और सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स लेकिन मेरी सिमिलर होंगी। तो इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं, 1 मार्कर ये बहुत अच्छा आ सकता है। तो इस पेज में देखो ये इटैलिक्स में लिखा है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो 2 पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब अगर 3 साइड है दोनों में तो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, 4 नंबर ऑफ साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 2 पॉलीगन्स कोई भी उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर हैं तो वो सिमिलर कब होगा? इफ़ फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब हमें पता है, अगर ए बी सी पी क्यू आर लिख रहे हैं तो ए के बराबर अगर पी है तो बी के बराबर कॉरस्पॉन्ड क्या करेगा? जैसे हम ट्राइंगल्स के केस में हम ले लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स हमें बड़ी जल्दी समझ आती हैं। तो अगर एक मैं बड़ी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ तो ये मेरी ए बी सी है और ये मेरी डी ई एफ है। एंगल मेरे सबके 60 हैं इसमें। ठीक है, ओके, और नहीं भी अगर 60 हैं तो हम इसको एक कम एक ज़्यादा करके कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। सपोज इक्विलेटरल नहीं लेता मैं इसे, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि मेरा ये 50 है, ये मेरा 60 है और ये मेरा 70 है। तो ये मेरा 50 है, ये मेरा 60 है, ये मेरा 70 है। राइट, तो अब ये सिमिलर कब होंगी दोनों? यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? डी है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ई है। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एफ है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, जैसे इसमें कॉन्ग्रुएंट में करते थे, इसमें कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, सेम वही है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, सेकेंड पॉइंट इज एंड, साथ में ये भी चाहिए, एंड है और नहीं है, एंड मतलब साथ में ये कंडीशन होनी ही चाहिए। क्या थी? अब इस एंगल से तो देखो मेरा क्या आ गया, सेम शेप आ गई ना। अब मुझे क्या करना है? प्रोपोर्शनल साइड्स करनी है ना। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रोपोर्शन। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए। ठीक है, और सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या वो प्रोपोर्शन में हो। यानी अगर ये 3 था और अगर ये 6 है, अगर ये 4 है तो इसको 8 होना पड़ेगा, और अगर ये 5 है, ठीक है, तो इसको आपका 10 होना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली गलत है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल होती है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये 3 4 5 अगर है तो ये 6 8 10 है। सब की प्रोपोर्शन क्या है? जैसे आप 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। तो देखो अब इसमें कैसे लिखते हैं साइड्स इन प्रोपोर्शन, ये ध्यान देने वाली बात है। हम लिखेंगे कि ए बी ओवर डी ई। ठीक है ना, यहाँ भी आप देखो ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू यहाँ से बी सी ओवर ई एफ। नीचे चेक करो, बी सी ओवर ई एफ बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू तीसरा कौन सा बच गया? ए सी डी एफ। ए सी ओवर डी एफ बिल्कुल ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमें पता चल जाता है, ए सी ओवर डी एफ। अब ये तीनों, ये ऐसे लिखने से पता चलता है दैट दीज आर इन सेम रेशो। ये साइड्स जो है सेम रेशो में। तो इस छोटी सी चीज़ से ये जो राइट में बनी है मेरी, इससे मेरा सारा सम अप हो गया जो ऊपर उसने इंग्लिश में लिखा है कि 2, इसमें सिर्फ ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स की जगह आप पॉलीगन्स कर लो बस। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal, ये वाले, and their corresponding sides are in same ratio और proportion, यानी कि ये। देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ लिख रही है और इसको हम मिस नहीं करेंगे कि जो रेशो है, सेम रेशो है, उसको हम किस नाम से बोल सकते हैं? और द स्केल फैक्टर। बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होता है लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, हमें पता होना चाहिए। और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है,
तो उस रेशो को हम क्या बोल सकते हैं, द स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। छोटी सी चीज़ है, याद रखना। अब सेम चीज़ आप देखो इसमें, किसमें है ये, कि क्वाड्रिलेटरल्स दो दी हुई हैं, ABCD एंड PQRS। ठीक है, तो वो कहता है देखो इसमें सिमिलर है कि नहीं है। देखो अब AB जो है 1.5 सेंटीमीटर है, तो पहले हम एंगल्स इक्वेट कर लेते हैं, उससे हमारा एकदम, देखो 105 है, बिल्कुल P एंगल के बराबर है, 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, Q 70 और 85 दोनों हमें मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखो 1.5 है, इधर 3 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इंटू 2 दिख रहा है हमें फैक्टर। ठीक है, इधर 2.5 है, इंटू 2 करेंगे 5 दिख रहा है, बिल्कुल ओके। तो 2.4 से 4.8 बिल्कुल ओके, 2.1 से 4.2 सारे इंटू 2 करके ही मिल रहे हैं हमें। तो सारी साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है, ओके, और हमारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, दीज आर सिमिलर। ऐसे ही आगे भी देखते हैं। स्क्वायर है, देखो दिया हुआ, तो अब इसमें क्या है कि 3 3 3 और अच्छा देखो, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये केस है, एक देखो ध्यान से देखो तो एक स्क्वायर दे दिया और एक रेक्टेंगल दे दी। बात समझ आ रही है आपको? तो एंगल्स तो देखो मेरे चारों 90 हैं, तो ये सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि देखो चारों 90, इधर भी चारों 90 है, तो इक्वल एंगल्स तो बन गई, एक कंडीशन तो मेरी पूरी हो रही है। अब साइड्स में जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3 को 3.5 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कितनी रेशो आ रही है? आपकी रेशो आ रही है 3/3.5। लेकिन जैसे ही आप सेकंड साइड को यहाँ से करते हैं 3/3 आ जाएगी, तो इसकी रेशो क्या रहेगी? इसके बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो अब नहीं सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, तो हमारी जो इक्वल कौन सी थी, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ना सारी साइड्स, तो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, रेशो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ये सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, जो उसकी डेफिनेशन थी हमने उसके हिसाब से इसे बता दिया। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और एक रोम्बस दे दी। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी होता है। ठीक है, और रोम्बस के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब उसने 4.2 दे दी लेकिन एंगल्स का उसने कुछ भी नहीं बताया। तो एंगल्स 90 के ज़रूरी हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, कुछ नहीं पता हमें। तो पैरेललोग्राम की टाइप है, बस इतना पता है कि ये आमने सामने वाले इक्वल होते हैं एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन 90 होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो एक सिर्फ स्पेसिफिक केस हो सकता है। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइड्स तो प्रोपोर्शन में है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये इसका सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में से चूज करना है। फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखो कॉन्ग्रुएंट वो सर्कल होते हैं जिनकी रेडियस बराबर होती है। ठीक है, लेकिन सब सर्कल्स की रेडियस तो बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब सारे सर्कल्स क्या हैं, शेप तो सबकी सेम है। ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शन में रेडियस उनकी, एक रेडियस दूसरी, क्योंकि रेडियस तो फिक्स होती है ना। अगर एक सर्कल जो है इसकी अगर 3 है रेडियस और इसकी अगर दूसरे सर्कल की 5 है रेडियस, तो 3/5 रहेगी ना हमेशा रेडियस की प्रोपोर्शन। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फर्स्ट का आंसर इज सिमिलर। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर, ये हम देख चुके हैं, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो तभी होंगे ना जब सबकी साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर्स की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो 2 स्क्वायर्स अगर मेरे पास हैं, एंगल्स तो उनके दोनों के इक्वल रहेंगे। अगर ये 3 साइड का स्क्वायर है या 4 साइड का स्क्वायर है तो 3/4 रहेगी रेशो हमेशा, तो इनकी प्रोपोर्शन में रहेंगी साइड्स, तो दीज आर सिमिलर। थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। आइसोस्लेस हो सकती है? नहीं, इक्विलेटरल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल की एक साइड फिक्स हो जाएगी ना, एंगल्स तो बराबर रहेंगे, वो भी चीज़ हमारे को मिल जाएगी। और दूसरा, अगर इसकी साइड 3 है और इसकी 4 है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसकी 3 रहेंगी, इन सब की 4 रहेंगी, तो 3/4 रहेगी रेशो हमेशा। तो इसलिए आंसर क्या है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं।
आइसोसेलेस के केस में एंगल कुछ भी हो सकता है, तो एंगल्स इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री की भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, 40 डिग्री की भी होती है, तो एंगल्स फिक्स नहीं है इसमें। फोर्थ, द टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, देखो इसने डेफिनेशन एज इट इज लिख दी है, तो अगर हमें डेफिनेशन आती है तो हम इसका आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, दो कंडीशंस है। फर्स्ट इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकेंड, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो कोई भी उठा के दे सकते हो ऊपर से आप, दो डिफरेंट एग्जाम्पल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दो और स्क्वायर दे दो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमने ऊपर डिस्कस करी वही दे दो और स्क्वायर दे दो। नॉन सिमिलर फिगर्स ये भी ऊपर से दे सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे सकते हो आप, या स्केलीन ट्राइंगल दे दो और बेटर हो जाएगा। स्केलीन ट्राइंगल का तो कुछ पता ही नहीं है, स्केलीन ट्राइंगल कौन सी होती है कि कुछ भी हो सकती है, वो कोई साइड्स का इक्वल का लेना देना नहीं, 3 4 5 उधर 6 7 8 दे दो, तो स्केलीन ट्राइंगल दे दो जी आप, 3 6 8 एंगल भी अलग अलग लिख देना और इधर अलग ही लिख दो 5 9, यहाँ कुछ और 7 डाल दो, कुछ भी एंगल्स भी अलग अलग, तो स्केलीन ट्राइंगल की आपकी हो जाएगी। ऐसे ही आप नॉन सिमिलर फिगर्स, एक स्क्वायर दे सकते हो, एक रेक्टेंगल दे सकते हो, दूसरी आप दे सकते हो। ये स्क्वायर हो गया 4 4 4 4 का, यहाँ पे ज़्यादा कर दो, एक काम करो ये 3 की कर दो, ये 2 की कर दो, ये 3 की कर दो, ये 2 की, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये होगी नॉन सिमिलर फिगर्स, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, आपको बताना है कि वेदर दीज फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ 90 एंगल दिख रहा है मुझे और यहाँ पे कोई 90 एंगल की गारंटी नहीं है। साइड्स भले प्रोपोर्शन में सारी 1.5/3 है, लेकिन एंगल्स जो है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। रीज़न क्या है, एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या वर्ड है प्रॉपर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। और इसमें भी आप वो दे सकते हो एग्जाम्पल, एंगल P इज़ नॉट इक्वल टू एंगल A, इस टाइप के आप सारी दे सकते हो, एंगल Q इज़ नॉट इक्वल टू एंगल B, प्रॉपर, ठीक है जी। सो इट इज़ नॉट सिमिलर। और वैसे भी इस केस को अगर आप जनरल उसमें देखोगे 1 नंबर में आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ये रोम्बस दिख रही है आपको, वो स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं है सिमिलर। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स पढ़ा था, और उसमें 2 कंडीशन क्या थी कि उनके एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम गोज फॉर ट्राइंगल्स, ठीक है। क्या लिखते हैं, देखो, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही डेफिनेशन है। तो अब देखो ये सेम बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी के लिए आई थी, ठीक है। अब इसमें 1-2 टर्म्स हैं, ठीक है जी। तो क्या टर्म्स हैं, देखो, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस ट्राइंगल्स के एंगल जो है वो इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, ठीक है जी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपके तीनों ट्राइंगल्स के बराबर हैं तो उसे हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एनी 2 corresponding sides in 2 equi angular triangles are always the same, ठीक है। ये अभी आपकी थेल्स थ्योरम आगे क्या बोलती है, मैं आपको जस्ट इसके इमीडिएट अभी समझाता हूँ। तो देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि जो हमारा ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स, उसके नाम पे ये थ्योरम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, और थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसने ये थेल्स ने बनाई थी थ्योरम। ये दोनों नाम आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। डायरेक्ट नाम से थ्योरम आती है, 4 मार्क्स की आती है बोर्ड में, सुपर इम्पॉर्टेंट थ्योरम,
ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती क्या है, ठीक है। तो देखो, एक तो इसको पढ़ो जो हमने लास्ट में छोड़ा था, द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। वो कहता है अगर दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, यानी दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो उसकी साइड्स की रेशो क्या होने वाली है, हमेशा ही सेम प्रोपोर्शन में होने वाली है। रेशो उनकी सेम रहने वाली है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये जो है हमारी थ्योरम बनती है। तो इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ मैं आगे। सो ये रही जी थ्योरम 6.1, ठीक है, जिसे हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम कहते हैं, और ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलता है वो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वो कहता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल की, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। एक ट्राइंगल लिया जी आपने, उसके अंदर आपने इस, जैसे मैं इस थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ, तो वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है ना, जैसे डी ई, ठीक है। तो मैंने डी ई को बी सी के पैरेलल बनाया है, और वो ए बी और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे, और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पे, ठीक है। यही इसका मतलब है, ठीक है जी। तो देखो, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल, मतलब डी ई इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड यानी बी सी, तो डी ई हमने बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दी, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि डी और ई की बात कर रहे हैं हम। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, अदर टू साइड्स कौन सी हैं, ए बी और ए सी, क्योंकि लाइन तो हमने बी सी के पैरेलल ड्रॉ करी है, तो अदर टू साइड्स ए बी और ए सी रह जाएगी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो अदर टू साइड्स सेम रेशो में मतलब ए डी ओवर डी बी, इसके ये हो जाएगी ना, अदर टू साइड किस रेशो में डिवाइड हो रही है, ए बी किस रेशो में डिवाइड हो रही है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ठीक है। तो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये बनेगी जी हमारी बात। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये है बीपीटी, कि अगर मैं एक जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूँ एक साइड के एक ट्राइंगल में, तो जिन पॉइंट्स पे वो कट करती है, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये है बीपीटी, ठीक है। आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, वो भी इसी का पार्ट था। उसमें ये डी और ई जो थे वो मिड पॉइंट हो जाते हैं, तो दोनों रेशो बराबर हो जाती हैं, तो 1-1 आ जाएगा, इसलिए वो बराबर थे, ठीक है। वो इसी की एक्सटेंशन टाइप है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, इस ब्लू फिगर को देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये डी ई और बी सी ये हमने पैरेलल तो बना ही लिया, ठीक है, ये पैरेलल का निशान है। अब हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिए सारे पॉइंट्स, ठीक है। बी से ई को ज्वाइन कर दिया, सी से डी को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, ओके। एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम ई से एन परपेंडिकुलर बनाएंगे, ए बी के ऊपर ई एन जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कि ई एन जो है कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर टू ए बी है, और डी एम ऐसे ही ए सी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डी एम जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। और प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव हमारा ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, जो हमने लिखा था एग्जैक्टली वही प्रूव करना है। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या रहेगा कि हम इसके एरियाज इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इस फिगर को देख के मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आपने जैसे ही आपने ये दो लिया, ठीक है, जैसे आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स देखो सेम बेस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब इसका एरिया इसके बराबर होगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स का एक पार्ट ये हो जाएगा, क्योंकि हम 9th में थ्योरम पढ़ी थी हमने कि जो भी ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होती है उनका एरिया बराबर होता है। दूसरा, अब ए डी ई ऊपर जो अलग बचती है ट्राइंगल, इसका एरिया मैं दो बेस से निकालूँ, अगर मैं ए डी बेस से निकालूंगा तो हाफ ए डी इंटू ई एन होगा, और अगर मैं इसको ए ई बेस से निकालूँ तो हाफ ए ई इंटू डी एम होगा, लेकिन एरिया तो वो भी बराबर होगा, क्योंकि है तो ए डी इन द एंड, एरिया तो बराबर ही रहेगा। तो इन दो चीज़ों को यूज़ करेंगे बस हम, ठीक है जी।
तो इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं आइए आपको दिखाता हूँ मैं आगे। ये देखो जी, अब ADE जो ऊपर वाली ट्राइंगल थी उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट है, ठीक है, दोनों से निकाल लेंगे हम, ठीक है। हाफ क्या है, AD इंटू EN परपेंडिकुलर से निकाल लिया, ठीक है जी, और DM परपेंडिकुलर से यहाँ नीचे निकाल लिया 2 बार। जो हमने पैरेलल ट्राइंगल्स बनाई थी वो पैरेलल ट्राइंगल्स कौन सी रहेंगी हमारी, देखो इसमें इसने क्या किया कि BDE का एरिया निकाला, तो इसमें हमें एक साइड पे डायग्राम रखनी चाहिए, ऊपर मैं बार बार लेके जाऊंगा आपको। तो ये देखो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो हमने करना है कि एरिया ADE ये मैं 2 तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। एक क्या है, जब मैं AD बेस को यूज़ कर रहा हूँ तो इट इज़ हाफ AD इंटू EN, ठीक है, और एरिया AD ही हाफ जब मैं AE बेस को यूज़ कर रहा हूँ तो इट इज़ इंटू DM, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। नीचे से जब मैं BDE ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BDE इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखो एक चीज़ है, इसमें आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट, कि मेरे पास BDE जो है वो ये ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और उसका जो मेरा परपेंडिकुलर है वो बाहर है EN। तो इस एरिया, इसका एरिया क्या होगा, एरिया BDE वुड बी ऑब्ट्यूज एंगल में जो परपेंडिकुलर बाहर वाला है उसी को लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस क्या रहेगा, बेस विल रिमेन द सेम, BD ही रहेगा बेस, और उस बेस पे जो आपका परपेंडिकुलर है दैट इज़ EN। तो ऑब्ट्यूज एंगल का इज हाफ BD इंटू EN, ठीक है। इसको आप और बेटर अगर समझना चाहो तो कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं सीधी ऐसी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाऊं तो इसका एरिया क्या होता है जी, इसका एरिया जो बाहर ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस के इसको एक्सटेंड करेंगे तो यही होगा, दिस विल बी हाइट एंड दिस विल बी बेस, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगा दिया। अब सिमिलरली आपका एरिया जो है DEC का वो क्या रहेगा जी, वो भी आपका हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा। बेस क्या है आपका, देखो अब इस साइड क्या है, DM आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सी बनेगी, DEC, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपकी कौन सी बन रही है, DEC, और आपका इसके वो क्या बन रहा है परपेंडिकुलर, ये है देखो बाहर जो डल रहा है, तो इसका एरिया क्या बनेगा आपका हाफ CE इंटू DM, ठीक है। अब ये आपके दोनों इक्वल हैं, दीज टू आर इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि सेम पैरेलल और सेम उसके बीच में पड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसे कि एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC, ठीक है जी, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे AD ओवर DB प्रूव करना है ना, तो AD मुझे यहाँ से मिल रहा है और DB मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, इसको और इसको, और ऐसे ही मुझे AE यहाँ से मिल रहा है और CE कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, इसको और इसको डिवाइड कर दूँ, तो रेशो में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं आने वाला मेरी। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा बना के रखते हैं, कलर मैं इसको हल्का सा चेंज कर देता हूँ, कि एरिया ADE अपॉन एरिया किसका, BDE उठाते हैं पहले क्योंकि हमें वो चाहिए, BDE इज इक्वल टू
एरिया ADE दोबारा यूज़ करेंगे एक बार, और यहाँ से उठाएंगे हम DEC, एरिया DEC, क्योंकि नीचे भी बराबर है देखो, ऊपर भी बराबर है, तो रेशो तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, एक स्टेप और आप और करना चाहते हैं तो इससे पहले आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, और इससे पहले वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ADE ओवर एरिया ADE, क्योंकि इसकी रेशो 1 होगी, बराबर है क्योंकि एरिया, और एरिया BDE ओवर एरिया DEC, ये भी बराबर है, दोनों की रेशो 1 आ गई, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मेरा सेकंड स्टेप आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं बस। अब तो हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ डालनी है। हाफ AD ओवर, इसकी वैल्यू क्या है ADE की, यहाँ पे हम कौन सी उठाएंगे, हाफ पहले वाली उठाएंगे, ये जिसमें बेस AD यूज़ कर रहे हैं, AD इंटू EN, और नीचे कौन सी उठाएंगे, हाफ BDE की क्या है, आप यहाँ से उठा सकते हो, हाफ BD इंटू EN। राइट साइड में AD की क्या उठाएंगे, हाफ AD इंटू, ये कौन सा वाला उठाएंगे, DM वाला, और AD नहीं आएगा इधर, AD की हम उठाएंगे AE के साथ, सॉरी AE बेस उठा रहा हूँ और DM परपेंडिकुलर, जो ऊपर लिखा था हमने, और नीचे एरिया DEC का कितना होगा, यहाँ से उठा सकते हैं हम CE इंटू DM। ठीक है, बस हो गया हमारा काम, आगे हमारी कट गया सब कुछ, ये हाफ से हाफ कट गया, ये हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, DM से DM कट गया, क्या बच गया जी, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर CE। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ऊपर देखते हैं, देखो AD पार्ट ओवर DB पार्ट ओवर AE पार्ट ओवर CE पार्ट। नेक्स्ट इज थ्योरम 6.2। देखो थ्योरम 6.2 क्या है, ये कन्वर्स BPT है। ठीक है जी, ये क्या बोलती है, देखो BPT हमारी क्या बोलती थी कि अगर मुझे DE पैरेलल दी है BC के, तो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोलती है, अब इसमें हमें पहले से दिया गया है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो थ्योरम पढ़ो, देखो, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो। ठीक है जी, तो ऑलरेडी क्या है कि एक लाइन ऑलरेडी डिवाइड कर रही है दो साइड्स को सेम रेशो में। कहने का मतलब दिस इज गिवन AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये इसका मैथमेटिकल मतलब हो गया। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो लाइन जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी DE इज पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, तो हमें क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल BC। तो इसको क्या कर रहा है कि कहता है कि हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम मान लेते हैं लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE नॉट पैरेलल टू BC है जी। ठीक है, तो कहता है हम एक लाइन बनाते हैं DE डैश विच इज़ पैरेलल टू BC, जो पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं डॉटेड लाइन DE डैश बनाई गई है जो कि पैरेलल है BC के। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर देखो DE डैश पैरेलल है BC के, तो अब इसमें BPT लग जाएगी बड़े आराम से। तो जब BPT लग जाएगी तो क्या लगेगा, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। ठीक है, क्या रीज़न है इसका कि हमारी BPT लग गई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गई हमारी। ठीक है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन इज कि AD इज इक्वल टू DB जो है वो AE इज इक्वल टू EC के बराबर है। तो AD ओवर DB इसके भी बराबर है और AD ओवर DB इसके भी बराबर है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो, कब होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये दोनों जब बराबर होंगे तो उसका क्या मतलब हो गया कि E और E डैश जो है वो दे मस्ट कंसाइड, या वो दोनों सेम पॉइंट है, तभी ये चीज़ें बराबर हो सकती है ना। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ देखो E एंड E डैश मस्ट कंसाइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम DE डैश पैरेलल कर रहे थे, इसका DE डैश दैट मीन्स कि DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि E डैश और E तो सेम पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1, और ये एग्जाम्पल जो है ये एक टाइप से स्टार लगाओ, इसको हम एज ए प्रॉपर्टी
भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको इसी थ्योरम की एक्सटेंशन के उसमें देखा जाता है, जिसको हम कॉरोलरी बोल देते हैं। ठीक है जी, देखो क्या बोलती है ये कहती है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस इंग्लिश का क्या मतलब है, देखो कि एक डी एंड ई पे ए बी और ए सी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और पैरेलल भी दी हुई है बी सी के। प्रूव दैट ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो क्या है, देखो प्रूव दैट ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। राइट, अब आपके पास ऑलरेडी बीपीटी में क्या है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, तो इसमें बस एक स्टेप का फ़र्क है और उसको समझो। देखो बीपीटी तो इसमें लग रही है क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी दे दिया, तो बी डी और बीपीटी सीधी सीधी लग गई, और हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ये बीपीटी से हमारा आ गया। देखो यहाँ रीजन में थ्योरम 6.1 लिखा है, आप नॉर्मली इसे बीपीटी लिखोगे क्योंकि बीपीटी इसका मशहूर नाम है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो आपको ए डी चाहिए लेकिन आपको डी बी की जगह ए बी चाहिए पूरा। तो डी बी में अगर मैं ए डी ऐड कर दूं तो ए बी बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड है, स्टार स्टेप है ये। क्या स्टेप है ये, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। डी बी ऊपर आ गया, ए डी नीचे आ गया, ऐसे ही राइट में ई सी ऊपर आ गया, ए ई नीचे आ गया। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 कर देंगे। उससे क्या होगा, अब जब एलसीएम लोगे आप तो डी बी प्लस ए डी हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह ए डी आ जाएगा। तो डी बी प्लस ए डी क्या है, देखो डी बी प्लस ए डी, ए बी हो गया तो ये ए बी बन जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में 1 के साथ जब एलसीएम लेंगे तो ए ई आ जाएगा ये, तो ई सी प्लस ए ई क्या हो जाएगा जी, ई सी प्लस ए ई इज ए सी। ठीक है, तो ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू ए सी ओवर ई, लेकिन चाहिए क्या, ए डी ऊपर चाहिए, तो एक स्टेप और करो, इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो दोनों को। तो जैसे ही आप दोबारा रेसिप्रोकल करोगे, नीचे कट गया है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। ठीक है, यही प्रूव करना है देखो ऊपर। तो ठीक है, जब हमें इसका क्या मतलब है कि हमारे को ये भी बड़े आराम से कॉरोलरी के उसमें यूज़ कर सकते हैं कि बीपीटी की एक्सटेंशन है ये कि ए डी ओवर पूरी साइड इज इक्वल टू ए ई ओवर पूरी साइड, और आता कैसे है वो, रेसिप्रोकल करके +1 करने से। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 2। क्या बोलता है ये, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, तो ए बी जो है ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल डी सी है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC। तो EF जो है नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट आ गए हमारे रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब EF जो है पैरेलल टू AB हो गई। ठीक है, शो दैट AE ओवर ED, AE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, आपको पता है एक तो हम वो चीज़ यूज़ कर लेंगे कि अगर दो पैरेलल हैं सेम लाइन के तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ही प्रोसीजर है, और वो क्या प्रोसीजर है कि आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमारे पास जब भी पैरेलल और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो बीपीटी का ही होता है वो। तो बीपीटी तो हमें ट्रायंगल में ही देखनी आती है, तो जैसे ही मैं ए सी ड्रॉ करूँगा तो ट्रायंगल बन जाएगी। अब क्या होगा, अब ए डी सी ट्रायंगल के अंदर मेरी बीपीटी लग रही है क्योंकि पैरेलल तो है ही है ये इसके। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप जैसे नीचे उसने लिखा वही नाम लिख लो, जी लिख लो। अब देखो इस ट्रायंगल ए डी सी में ए ई ओवर ई डी किसके बराबर आ गया जी, ये आ गया आपका ए जी ओवर जी सी, क्योंकि इसमें बीपीटी लग गई आराम से। ठीक है, अब आप उल्टी ट्रायंगल किस में देखोगे, उल्टी ट्रायंगल देखो ए बी और सी, ए बी सी उल्टी ट्रायंगल में देखोगे तो जो जी एफ है ये पैरेलल किसके है, ए बी के, तो इसमें भी बीपीटी लग गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ए जी ओवर जी सी किसके बराबर होगा, बी एफ ओवर एफ सी। ठीक है, तो तीनों देखो बराबर होगी, दोनों को हम इक्वल डाल सकते हैं,
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो बस वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी। ये कंसेप्ट है। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना आपने देखो उसने कैसे लिखा है, उसने बोला है लेट अस जॉइन ए सी, ठीक है, और ई एफ को कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जी पे। उसके बाद उसने बोला कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो इससे क्या निकल के आता है कि ई एफ जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है। ई एफ जो है नीचे वाली लाइन डी सी के पैरेलल भी हो गया। और थ्योरम उसने साइड में लिख दी कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ए डी सी ट्राइंगल में जो हमने पहले ली थी नीचे वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल 1, ठीक है, इसके अंदर उसने क्या किया, बीपीटी लगाएगा ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू ए जी ओवर जी सी। तो उसने यहाँ बीपीटी लगा दी, ठीक है। ऐसे ही जब आप ए बी सी ट्राइंगल में लगाओगे तो क्या लगेगी वहाँ पे, वो लगेगी आपकी ए जी। अगर आप देखो उल्टा लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप सी जी लिखना चाहो तो सामने वाली सेम होनी चाहिए बस। तो अगर मैं पहले ए जी ले रहा हूँ ओवर जी सी ले रहा हूँ तो मुझे ए जी के सामने वाला ही सामने लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल तो मैं कभी भी कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब ए जी ओवर जी सी किसके बराबर आ गया, बी एफ ओवर एफ सी के। इसको आप 2 डाल लो। अब 1 और 2 दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो ए ई ओवर ई डी किसके बराबर है, ए जी ओवर जी सी के, और ए जी ओवर जी सी किसके बराबर है, बी एफ ओवर एफ सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा जी, हमारा ए ई ओवर ई डी जो है वो हमारा बी एफ ओवर एफ सी के बराबर आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। ये कहता है इन फिगर 6.16 पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर। तो पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर, ठीक है जी। एंड एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल। प्रूव दैट पी क्यू आर, बड़ी वाली ट्राइंगल जो है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो इसमें गिवन में आपको दिख रहा है कि कन्वर्स बीपीटी तो सीधी सीधी लग रही है। अगर पी एस ओवर एस क्यू पी टी ओवर टी आर के बराबर है तो इसका मतलब एस टी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, और जैसे ही एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के, एंगल एस जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जैसे ही एंगल क्यू के बराबर हो गया, क्यू और आर एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो इतना सिंपल है। तो इसमें देखो इसने क्या लिखा है, गिवन ये कर दिया इसने पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू दिस, तो पैरेलल आ गई एस टी इज इक्वल टू क्यू आर जो हमने किया था। उससे क्या हुआ, एंगल एस जो है एंगल क्यू के बराबर आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस उसके बाद एक ही स्टेप बचता है कि एंगल क्यू एंगल आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों, बिकॉज एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है जी। तो एंगल क्यू जैसे एंगल आर के बराबर आया तो यहाँ से क्या इंप्लाई करा कि पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। अब है जी एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.17 के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो डी ई जो है वो पैरेलल दी हुई है बी सी के दोनों पार्ट्स में। फाइंड ई सी इन वन, ई सी ढूंढनी है तो बीपीटी लग रही है मेरी, क्योंकि पैरेलल है ये लाइन इसके, तो बीपीटी लग रही है। बीपीटी लगने से क्या होगा, इसकी रेशो 1.5/3 की रेशो किसके बराबर आएगी, ए ई ओवर ई सी के बराबर। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ही आ जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर इज 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, राइट हैंड साइड पे सेकंड में देखो 1.8/5.4, 1/3 आ रहा है, तो मतलब मैं 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5.4 आ रहा है। तो 7.2 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 3 2 6, 12 का 4, 3 4 जा तो 2.4 आ गया। डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा 1/3 आ जाएगा। अब लिखना कैसे है इसको, लिखने के लिए आपको क्या करना है, अगर तो MCQs है तो जस्ट आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप फर्स्ट पार्ट में मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हैं हम, कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन BPT। अब AD की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5, DB की वैल्यू कितनी है आपकी 3,
इज इक्वल टू ए ई की 1 है और ई सी को आप x डाल सकते हो या ई सी रहने दे सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ई सी इधर आ जाएगा और 1.3 ऊपर चला जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ई सी आपका कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर्स। सेम चीज़ आप इधर भी कर सकते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन, E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है PQR, PQ और R। तो उसमें क्या बोल रहा है कि EF जो पॉइंट्स है वो PQ पे हैं, E और F, ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, EF इज पैरेलल टू QR। अच्छा, बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो ये E है और ये F है, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है हमारा, उसमें क्या है, PE इज 3.9, PE इज 3.9, तो 3.9 लिख लो आप फर्स्ट पार्ट के लिए। फिर आपका EQ क्या है, हाँ एक काम करते हैं, जस्ट वेट। तो मैंने ये तीनों पार्ट्स के लिए तीनों पेस्ट कर ली। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज कि 3.9 PE है, EQ कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर्स है, PF 3.6 है एंड FR है वो 2.4 है, ठीक है। तो क्या ये आपको EF जो है QR है इस केस में पैरेलल, देखो 3 और 3.9, देखो इसमें फैक्टर कितना आ रहा है, 1.3 का आ रहा है। आप 3.9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको फैक्टर मिल जाएगा 1.3, और आप 2.4 को आप देखो इससे आ रहा है, तो आप एक काम करो, इसको लिख लो यहाँ पे, क्या 3.9 ओवर 3 इक्वल है क्या 3.6 ओवर 2.4 के, तो ये कितना आ रहा है 1.3। अब इसमें देखो आप 12 से ही करोगे ना तो 2/3 आ रहा है ना, तो ये 1.5 आ रहा है ना, तो इट इज़ नॉट इक्वल, तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें नहीं लग सकती। तो इसका मतलब क्या है कि EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अब PE क्या दी हुई है, 4 दिया हुआ है सेकंड केस में, QE 4.5 दिया हुआ है, PF 8 दिया हुआ है, RF 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा 4 ओवर 4.5 और इधर 8 ओवर 9, ठीक है। तो आप 40 ओवर पॉइंट हटा दो, 40 और 45 कर सकते हैं, तो 5 8 5 9 ये बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब EF इस केस में पैरेलल होगा QR। रीज़न क्या है, कन्वर्स BPT। रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो कन्वर्स BPT, ठीक है, रीज़न आप लिखना। ओके, नाउ थर्ड अब इसमें क्या है जी, इसमें आप देखेंगे कि आपका PQ 1.28 सेंटीमीटर है, PR 2.56 है, PR हाँ देखो ध्यान से देना, PQ है, मैंने गलत डाल दिया, देखा आपने, PQ पूरा का पूरा इज 1.28, PR पूरा का पूरा इज 2.56, उसके बाद PE इज 0.18, ये 0.18 है, और PF इज 0.36। तो अब 1.28 ये है, तो EQ इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बन गया, ये 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1.10, और FR कितना बन जाएगा, सिमिलरली 2.56 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.36 को, तो 56 में से 36 गया 20, और 2 में से 0 गया 2, 2.20। अब इनकी वो चेक कर लेते हैं, तो 0.18 ओवर 1.10, और राइट हैंड साइड में 0.36
और 2.20। अब डेसिमल प्लेसेस बराबर ही हैं तो ऐसे ही कट जाएंगी ये तो। अब 18 में देखो मैं 6 से ले जा सकता हूँ लेकिन मेरा नीचे नहीं जाएगा, तो 4 से मेरा ऊपर नहीं जाएगा, तो 2 से काटने की कोशिश करें। तो एक काम कर रहा हूँ, देखो 220 है तो मैं राइट हैंड में 2 से काट रहा हूँ, तो आप 2 से काटोगे तो 1110 आ जाएगा ये, और ऊपर 18 आ जाएगा, होगी ना बराबर 18 ओवर 1110। तो इसका मतलब ये भी बराबर है। तो इसका मतलब EF जो है दैट इज़ पैरेलल टू QR, रीजन कन्वर्स BPT। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18, ये 7 वाली फिगर है, LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है, LM जो है दैट इज पैरेलल टू CB। ठीक है, अब क्या है कि LN इज पैरेलल टू CD। LN जो है दैट इज पैरेलल टू CD है। ओके, तो इसमें क्या है, रेड कलर ही यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा वीक हो रहा है। चलो जी, आगे क्या बोलता है, प्रूव दैट AM ओवर AB, AM ओवर पूरा का पूरा AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। तो AN ओवर पूरा का पूरा AD। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं अगर ऊपर वाली ट्राइंगल में देखूं ABC में, ठीक है, तो आपको दिख रही है BPT, तो इसका क्या मतलब हुआ, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। ये BPT ऊपर वाली ट्राइंगल में लग गई। नीचे वाली में भी लगाओगे जब ADC में, तो AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि AM ओवर MB सीधा सीधा AN ओवर ND के बराबर होगी, क्योंकि वो AL ओवर LC के बराबर है और AL ओवर LC AN ओवर ND के बराबर है। तो ठीक है, तो AM ओवर MB AN ओवर ND के बराबर होगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो लेकिन AB चाहिए ना पूरा, तो एक काम करेंगे रेसिप्रोकल करके +1 कर लेंगे, तो उससे मेरा MB की जगह पूरा AB आ जाएगा। तो ये मेरा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आ गया। अब इसको अचीव कैसे करते हैं, देखो स्टार्टिंग है कि आप कह सकते हो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। ये क्या है जी आपका, दिस वन इज BPT। उसके बाद इन ट्राइंगल ADC AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND, ये भी BPT है। अब इसको आप 1 नाम दे दो और इसको आप 2 नंबर दे दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या हो गया जी, AM ओवर MB किसके बराबर होगी, देखो ये इसके बराबर है और AL ओवर LC इसके बराबर, तो डायरेक्ट AN ओवर ND के बराबर होगी। अब इसके बाद देखो, मैं क्या चाहिए, AM तो चाहिए टू प्रूव में, AB चाहिए लेकिन मुझे MB की जगह, तो मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करके +1 कर दूंगा। तो व्हाट आई वुड डू कि मैं इसको MB ओवर AM, ठीक है जी, फिर +1 भी कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू ND ओवर AN +1 भी कर दूंगा। अब जब LCM लेंगे MB प्लस AM कितना हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, तो इट वुड बी AB ओवर AM, और ये आपका कितना हो जाएगा, ND में जब आप AN ऐड कर देंगे, ND में आप जब AN ऐड करेंगे AD हो जाएगा ओवर AN। अब फिर से इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यही हमें अचीव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है जी ये कहता है कि इन फिगर 6.19, ठीक है, DE इज पैरेलल टू
AC. Just wait. DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF over FE is equal to BE over EC. तो आप इसमें देखो DE जो है वो AC के पैरेलल है. DE is parallel to AC. तो जब आपका DF जो है वो AE के पैरेलल हो जाएगा, तो आप DF जो है, अगर आप कलर चेंज करना चाहो इसमें, तो DF जो है दैट इज पैरेलल टू AE. ठीक है. प्रूव दैट BF ओवर FE, क्या प्रूव करना है? BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC. ठीक है. तो अगर आप आइडेंटिफाई करो, देखो जो ब्लू लाइन से दो पैरेलल लाइन दिख रही है DF और AE, तो ABE ट्राइंगल के अंदर मेरी कौन सी साइड्स जो है BPT बना रही हैं कि DB की DA के साथ ओवर BF की FE के साथ. ठीक है, बड़े आराम से बना रही हैं, दिख रहा है मुझे. अब रेड ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूँ, जिसमें रेड ट्राइंगल से हमने वो कर रखी हैं साइड्स को, तो DE AC को पैरेलल कर रही है, तो फिर से ABC पूरी बड़ी ट्राइंगल में BD ही AD के साथ, ठीक है, और नीचे देखो BE पूरी और EC पूरी. ठीक है. तो बस BD और DA के तो बराबर दोनों हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया कि BF नीले वाले स्पॉट और नीचे रेड वाले स्पॉट, ऊपर दोनों बराबर हैं. देखो BD और DA के बराबर, सेम कॉमन चीज़ के बराबर है, तो इसलिए आंसर इज ऑलरेडी देयर. तो बस अब लिखना है मुझे, और मैं क्या लिखूँगा कि इन ट्राइंगल ABE क्या मिल रहा है जी मुझे मिल रहा है BD, या एक काम करो, पहले आप नीचे वाली साइड्स लिख लो, BF ओवर FE इट इज इक्वल टू BD अपॉन DA. 1 नंबर. और रीज़न क्या है? BPT. रीज़न जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. फिर नीचे रेड वाली ट्राइंगल में क्या था जी? इन ट्राइंगल ABC क्या चीज़ है आपकी? BE रेड वाला पार्ट ओवर EC इज इक्वल टू फिर से BD ओवर DA. 2 रीज़न BPT. अब फ्रॉम 1 एंड 2 सीधा सीधा आंसर आ रहा है हमारा. देखो राइट हैंड दोनों के बराबर है, तो लेफ्ट भी दोनों के बराबर होंगे. सो BF ओवर FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. यही हमें अचीव करना था. नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन. क्या बोलते हैं जी? ये कहता है, देखो इन फिगर 6.20 फिगर हमारे साइड में है, DE पैरेलल OQ. तो DE जो है दैट इज, ये थोड़े से दिख नहीं रहे ठीक, सो मैं ब्लैक पेन से एक बार इसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ. तो दिस इज माय D, दिस इज माय E, दिस इज P, साइड में लिख देता हूँ, दिस इज F, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज O. ठीक है जी, ये आपका E है. तो ये क्या बोल रहा है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू OQ. तो DE इज पैरेलल टू OQ. ओके. नेक्स्ट ये कहता है एंड DF इज पैरेलल टू OR. तो DF इज पैरेलल टू OR. ठीक है. शो दैट EF इज पैरेलल टू QR. हमें बताना है कि EF जो है, नीचे वाली लाइन जो है EF दैट इज पैरेलल टू नीचे वाली लाइन QR. ठीक है ना. EF इज दिस वेरी लाइन, इट इज पैरेलल टू QR.
यानी कि इस लाइन के। तो अब देखो लेफ़्ट वाली ट्रायंगल में अगर मैं देख रहा हूँ जहाँ मेरे को BPT लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो दैट मीन्स PQO ट्रायंगल के अंदर दिस साइड यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू किसके बराबर मिल रही है मुझे? PD ओवर DO। ठीक है। अब सिमिलरली राइट ट्रायंगल में POR ट्रायंगल में दिस सेम PD ओवर DO ये किसके बराबर है जी? इट इज PF ओवर ये DF OR के पैरेलल है ना, तो FR के। ठीक है। तो अब इस पूरी ट्रायंगल PQR में आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि रेड डॉट्स मेरे और ब्लू डॉट्स मिलके BPT बना रहे हैं बड़ी ट्रायंगल में। तो मेरा PE अपॉन EQ जो है वो PF ओवर PFR के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों PD ओवर DO के बराबर है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि मेरी कन्वर्स BPT लगी और EF पैरेलल आ गया QR के। अब बस हमने इसे लिखना है। लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल POQ, ठीक है जी, PE ओवर EQ इज इक्वल टू PD ओवर DO, ब्रैकेट में BPT, राइट। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POR, तो ये क्या होगा हमारा? DO PD ओवर DO, दैट इज इक्वल टू PF एंड PF अपॉन FR, right? The reason is same, BPT. So now this is 1, this is 2. From 1 and 2, this implies that PE upon EQ it is equal to PF over FR, क्योंकि मेरा PO PD over DO कॉमन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब इससे क्या निकल के आएगा? दिस इम्प्लाइज दैट EF is parallel to QR and the reason is converse BPT, क्योंकि मुझे रेशो में साइड्स मिल गई हैं, तो मेरी साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। जो इंटरसेक्टिंग साइड है और जो थर्ड साइड है वो पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ABC, OP, OQ, OR रिस्पेक्टिवली में हम इस फिगर में देख सकते हैं। सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ, तो AB जो है दैट इज पैरेलल टू PQ। चलो ठीक है। देन AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, तो AC जो है दैट इज पैरेलल टू PR है। शो दैट BC इज पैरेलल टू QR, मुझे शो क्या करना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल है। नीचे वाली हमें लाइंस को शो करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो OPQ ट्राइंगल के अंदर, OPQ ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जो दो मेरी लाइंस पैरेलल हैं, तो BPT कैसे बन रही है? BPT बन रही है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड किसके साथ बराबर बन रही है? ये मेरी एक न्यूट्रल कलर यूज करते हैं इसमें हम, डार्क ब्लू या रेड यूज कर लेते हैं। दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है, तो इन साइड्स के बराबर आ रही है BPT। अब आप दूसरी ट्राइंगल में अगर देखेंगे OPR ट्राइंगल में, तो पैरेलल साइड्स तो आपको दिख रही हैं, रेड वाली दो साइड्स भी आपको दिख रही हैं, तो OC ओवर CR के बराबर हो जाएंगी वो, OC ओवर CR के। ठीक है, इस पे BPT लग जाएगी। अब ये दोनों पिंक और
ग्रीन डॉट्स जो हैं वो रेड डॉट्स के बराबर हैं, तो दैट मीन ये दोनों आपस में भी बराबर हो गए। तो अब नीचे वाली ट्राइंगल ओ क्यू आर में अगर हम फोकस कर रहे हैं तो ओ क्यू आर में क्या होने वाला, आपका जो रेड डॉट्स हैं वो ग्रीन डॉट्स के बराबर आ जाएंगे। दैट मीन्स मेरा बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल कन्वर्स बी पी टी से अपने आप आ जाएगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे जी, इसमें भी सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, क्या आपका आ रहा है जी कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है, बी पी टी से है रीज़न इसका, और हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर दूसरी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ आर पी या ओ पी आर कह सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे, ओ ए ओवर ए पी, ये किसके बराबर आ गया जी, ये आपका आ गया ओ सी अपॉन सी आर के बराबर। रीज़न इज सेम, बी पी टी विल मार्क इट एज 2। तो अब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 दिस इम्प्लाइज स्टैंडर्ड हमारा क्या हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सीधी ये इसके बराबर आ जाएगी। ओ बी ओवर बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इससे क्या निकल के आएगा कि मेरा बी सी जो है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। आप इसको फ्रॉम 1 and 2 बड़े आराम से लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, हमें कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है जी, यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी की बात कर रहा है, प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side। तो मिड पॉइंट से आप एक लाइन लेंगे एक साइड की एंड पैरेलल बनाएंगे एक साइड के अनदर साइड के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट से इस साइड को मैंने मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ अनदर साइड का पैरेलल, यानी इस साइड का पैरेलल बना दी, तो थर्ड साइड को ये भी बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, ठीक है जी। अब इसमें मेरे लिए गिवन क्या क्या आ गया, गिवन जो है दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी आ गया, ठीक है जी, एंड डी ई जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी, दो चीज़ें आ गई मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी थ्योरम लग रही है, देखो मिड, जिसने बोला रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9, देखो मिड पॉइंट थ्योरम है ये, है ना, 9th क्लास की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बी पी टी लगा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, कि पैरेलल है मेरी साइड तो ऑलरेडी वो उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी दो साइड्स को। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा कि अच्छा 2 प्रूव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, पहले एक बार 2 प्रूव इज कि बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी ए ई इज इक्वल टू ई सी मुझे प्रूव करना है। ई पॉइंट जो है थर्ड साइड ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका प्रूफ जो है हाउ इट गोज, प्रूफ इज, अब इसमें ए डी ओवर डी बी, देखो दिस साइड अपॉन ये वाली साइड तो मेरी बी पी टी के हिसाब से फ्रैक्शन में प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ठीक है, दिस इज बी पी टी। सेकेंड थिंग इज कि ए डी और डी बी मुझे बराबर दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए ई अपॉन ई सी क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, ई सी इज इक्वल टू ए ई आ गया। यही मुझे प्रूव करना था, सो दिस इज प्रूव्ड। सो आंसर्स आर वेरी इजी, एक बार आपको समझ आ जाए पकड़ ले। तो अब ये देखो सेम वही मिड पॉइंट थ्योरम है जो इतने लंबे चौड़े तरीके से हम 9th में करते हैं। इट इज़ सो इजी है अगर बीपीटी यूज़ करते हैं, बट वहाँ हमें बीपीटी पता नहीं थी, सो हमने इसे दूसरे तरीके से करा था।
नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन यूजिंग थ्योरम 6.2. तो 6.2 इज कन्वर्ट्स बीपीटी. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side. तो अभी जो ऊपर प्रूफ किया उसी का कन्वर्स है ये. तो इसमें क्या चीज़ बनेगी कि देखो राइट, ये मेरी ट्राइंगल आ गई और सपोज मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ और दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूँ. तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया हिस्सा. तो इसको हम ए बी सी डी ई. ओके, अब मुझे क्या करना है टू प्रूव है. यहाँ पे गिवन इज मिड पॉइंट्स है दोनों साइड्स के, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी दिया हुआ आपको एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ आपको. दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने. और टू प्रूव क्या है यहाँ पे, टू प्रूव इज कि डी ई को मुझे पैरेलल प्रूव करना है थर्ड साइड यानी बी सी के. और यूज़ क्या करना है मुझे, कन्वर्ट्स बीपीटी. तो कन्वर्ट्स बीपीटी में मुझे रेशो सेम बनानी पड़ती है, तो पैरेलल अपने आप आ जाता है. तो रेशो सेम किसकी बनानी पड़ेगी, ए डी ओवर डी बी करना पड़ेगा और ए ई ओवर ई सी करना पड़ेगा. तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी है. तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी ओवर डी बी, या दोनों साइड आप डी बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी ओवर डी बी 1 आ जाएगा. ठीक है, तो एक तो चीज़ मेरी ये आ गई. सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपके पास ए ई इज इक्वल टू ई सी भी है. तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि ए ई ओवर ई सी ये भी 1 आ जाएगा. तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों 1 के बराबर हैं, तो बराबर आ गए ना. तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आगे जी निकल के. तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, इससे इम्प्लाई हुआ कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के. ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 और यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी जो 6.2 उसने हमें यूज़ करने को कहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रोपोर्शन में आ गई है साइड्स, तो डी ई पैरेलल बी सी तो अपने आप बन जाता है. 9th is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, okay, and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी हमने बना दिया. ठीक है, डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. तो डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. मेरे पास यहाँ ओ पे डायगनल्स इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और ये पैरेलल भी है ए बी सी डी. अब हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ. मार्क कर लेते हैं हम इसमें कि ए ओ अपॉन बी ओ. तो बी ओ इज दिस इज इक्वल टू सी ओ. कलर चेंज कर रहा हूँ एक सेकेंड. सी ओ अपॉन डी ओ. ठीक है, तो अब इसमें देखो रेड डॉट्स मेरे दोनों नीचे आ रहे हैं, सेम साइड का आ रहा है ट्रायंगल का. सिमिलैरिटीज अगर मुझे प्रूव करना होता तो ये बड़े आराम से होता है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. देखो सी ओ को मैं इधर भेज सकता हूँ, बी ओ को मैं ऊपर उधर भेज सकता हूँ, ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो ए ओ ओवर सी ओ मुझे सेम लाइन में मिल रहा है एटलीस्ट. ठीक है, और फिर मुझे बी ओ ओवर डी ओ भी सेम लाइन में मिल जाएगा, तो ये काम करने में मुझे फ़ायदा है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो बड़े आराम से मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर ऑलरेडी आ गया. कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन देखो, अगर आप
कुछ यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं जो कि पैरेलल है किसी एक के भी, ठीक है। सपोज हम यहाँ जीओ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो पैरेलल है, चाहे ए बी के है चाहे सी डी के। तो अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो सेम लाइन के आपस में पैरेलल हो जाती है, मतलब बेसिकली तीनों पैरेलल हो जाएंगी। तो तीनों के पैरेलल होते ही क्या होगा, अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल में लगाऊंगा तो भी मेरी लग रही है एक बार बीपीटी, और ऊपर वाली ट्रायंगल में भी बीपीटी लग रही है, ठीक है। जैसे मैं नीचे वाली ट्रायंगल यानी ए बी डी में बीपीटी अगर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डी ओ ओवर ओ बी, ठीक है, वो किस कलर में दिख रहे हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार कलर्स को ओवर राइट कर रहा हूँ ताकि आपको बड़े आराम से दिखने शुरू हो जाए। तो ये दोनों मैं रेड कर रहा हूँ, ओके, और ये दोनों मैं लाइट कलर कर रहा हूँ। तो ये मुझे थोड़े सॉर्टेड आउट दिख रहे हैं मेरे ब्रेन को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने डायग्राम बनाई है उस पर कभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे को थोड़ा सा कलर ये नहीं जच रहा है, ये देखो ये कलर और दूसरा मेरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी डी, तो मेरे येलो डॉट्स और लाइट रेड डॉट्स बीपीटी बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं उल्टी ट्रायंगल अगर ले रहा हूँ ए डी सी, तो मेरे येलो डॉट्स और मेरे रेड डॉट्स बीपीटी बना रहे हैं। तो बस अगर दोनों येलो डॉट्स के बराबर हैं तो आपस में भी बीपीटी बनाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी विल राइट कंस्ट्रक्शन, एंड कंस्ट्रक्शन इज के ड्रॉ GO that is parallel to AB and that is parallel to DC। एक ही चीज़ में हमने सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं GO is parallel to AB, और उसके बाद फिर थ्योरम लगा सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल होंगे, ओके। इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है हम लिखते हैं ट्राइंगल्स का स्टार्ट करते हैं। मैं रेड से लिख रहा हूँ, रेड डॉट नहीं, हाँ लाइट रेड से लिख रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी डी AO अपॉन OC, ठीक है जी, इज इक्वल टू AG अपॉन GD BPT, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको नंबर दे दिया। देन मैं रेड से लिख रहा हूँ, रेड डॉट्स के लिए इन ट्राइंगल ACD AO ओवर OC इज इक्वल टू AG अपॉन, मैंने रिपीट कर दिया क्या चीज़ मैंने गलत करी, ACD में AO ओवर OC इज AG ओवर AD। पहले मैंने लाइट रेड में क्या लिखना था, फिर मैंने उसमें गलत लिख दिया AO, अच्छा AO ओवर OC नहीं आएगा उसमें, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ जी। लाइट रेड में क्या आएगा, देखो लाइट रेड में आएगा AG, अगर मैं पहले ले रहा हूँ तो नीचे OB आएगा, इसको हमें ठीक करना चाहिए। तो अगर मैंने देखो नीचे वाला मैं A की साइड को ठीक करूँगा तो AG अगर मैंने पहले लिख दिया तो इसके बराबर कौन सी आएगी, OB आएगी, ठीक है। और फिर ऊपर क्या चली जाएगी, OD, तो OB एंड OD, तो ये मेरा गलत हो गया इधर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर AG के सामने OB आएगा और GD के सामने OD आएगा। तो ये करेक्शन, ये गलतियाँ हो जाती हैं कंसंट्रेशन लॉस की वजह से, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है, पकड़ में भी आनी चाहिए गलतियाँ। तो AO अपॉन OC सेकेंड के लिए जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो AG ओवर GD अगेन BPT सेकेंड, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, यह आसान हो गया चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ही। फ्रॉम 1 and 2 दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं तो आपस में बराबर हो गए। तो क्या है जी, OB ओवर OD इज इक्वल टू AO को OA लिख लो सब, जब AO, अच्छा उसमें सब उल्टा लिखा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, OC। तो अब मुझे क्या चाहिए, OA ऊपर चाहिए, उसके नीचे OB चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा OC ओवर OD इज इक्वल टू OA ओवर OB, एंड यही हमें चाहिए था। दिस इज अचीव्ड। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at O, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स ABCD हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं O पे, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमें ये दी गई है कि प्रोपोर्शन में ऐसे साइड्स हैं।
शो दैट ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। तो हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो एक काम करते हैं, जो शो करना है उसको बना लेते हैं, लिखेंगे नहीं ट्रेपेजियम है, बट फिगर उसकी ट्रेपेजियम के जैसी ही बना लेते हैं, क्योंकि इन द एंड हमें उसे ट्रेपेजियम ही प्रूव करना है। चलो जी, डायगनल्स भी कर देते हैं इंटरसेक्ट। तो ए बी सी डी, अब ये ट्रेपेजियम नहीं है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, और गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, ओ ये है हमारा बीच वाला पॉइंट, सो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी, इज इक्वल टू, कलर चेंज करके सी ओ अपॉन डी ओ। तो फिर से वही चीज़ हो रही है, तो कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ओ के साथ ओ सी चाहिए ना मुझे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ लिख सकता हूँ। दिस इज नाउ गिवन टू मी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, येलो डॉट्स मेरे ये दो कर लेता हूँ मैं, और वो वाले मेरे पिंकिश से डॉट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू डी ओवर ओ बी, ये मच सिमेट्रिकल है। तो इसमें क्या करते हैं, पिछले वाले की तरह इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या रहेगा कि जो ओ जी अगर मैं पैरेलल बनाऊँ तो किसी एक साइड के पैरेलल बना सकता हूँ, तो किसी एक साइड के ही पैरेलल बन सकती है वो, क्योंकि आपस में साइड्स पैरेलल नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन वुड बी, आपका जी ओ इज पैरेलल टू ए बी बना लिया हमने। ठीक है जी, चलिए अब देखो, अगर जियो मैंने ए बी के पैरेलल बना दिया तो मेरा इसमें बीपीटी लग जाएगी। और बीपीटी कैसे लगेगी मेरी, बीपीटी वुड बी कि मेरा डी जी अपॉन जी ए दैट इज इन प्रोपोर्शन विद डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ ओवर ओ बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम कि येलो उससे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी, डी जी ओवर जी ए इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी। ठीक है, दिस इज बी पी टी। ओके, अब देखो आपको पता है कि डी ओ ओवर ओ बी ये किसके बराबर है, ये ए सी ओ ओवर ए ओ के बराबर है। ठीक है, डी ओ रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि डी ओ ओवर ओ बी है। सो इसमें क्या आ जाएगा कि ये जो मेरा डी ओ ओवर ओ बी है दैट इज इक्वल टू, तो कहने का मतलब क्या आएगा कि डी जी ओवर जी ए इज इक्वल टू डी ओ के सामने क्या है, सी ओ, और बी ओ के सामने क्या है, ए ओ। तो सी ओ ऊपर डाल देते हैं और ए ओ नीचे डाल देते हैं। ओके, तो ये मुझे गिवन है, इसके बराबर ये रिप्लेस मैं कर सकता हूँ। अब देखो डी जी ओवर जी ए के बराबर रेड डॉट्स के सामने अब क्या आ गया, सी ओ ओवर ये लाइट वाले पिंक डॉट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उल्टी आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं ए सी डी, उसके अंदर मेरी कन्वर्स बीपीटी लग गई, मेरे पास प्रोपोर्शनल साइड्स आ गई, तो पैरेलल अपने आप निकल के आ गई। सो दिस इम्प्लाइज कि जो जी ओ है दैट इज पैरेलल टू डी सी, कन्वर्स बीपीटी। ठीक है जी, अब पैरेलल होने से क्या हुआ, पैरेलल होने से ये फ़र्क पड़ गया कि अब जियो के पैरेलल अगर मेरी ये लाइन आ गई तो अब तीनों मेरी पैरेलल होगी ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू जियो, डी सी या सी डी, डी सी इज पैरेलल टू जियो। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी, एक पेयर पैरेलल आ गया ना, तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। यही हमसे उसने मांगा था।